हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 11 की, है ना। एक्सरसाइज 11 में आपको अपन पढ़ेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग, है ना। उसके या फिर उसे अपन क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल। अभी तक अपने 9th और 10th की एक्सरसाइज में समाकलन के बारे में पढ़ा। इस एक्सरसाइज में अपन पढ़ेंगे कि जो समाकलन होता है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, मतलब किस में काम में लेते हैं। जैसे इसमें जो अपन काम में लेंगे वो जो आपको वक्र देगा, कुछ भी वक्र दे सकता है आपको, परवलय दे सकता है, कोई भी रेखा दे सकता है, दीर्घवृत्त दे रखा है, कुछ भी दे सकता है। और उनके क्षेत्रफल समाकलन की सहायता से किस प्रकार से निकालेंगे वो यहाँ पर अपन को एक्सरसाइज 11 में करना है। वैसे तो आपके सिलेबस से ओनली सरल रेखा और वर्त का ही क्षेत्रकलन ज्ञात करना है। आपके सिलेबस से दीर्घवृत्त का और परवलय का क्षेत्रकलन आपने हटा दिया है। फिर भी मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करवा रही हूँ, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है दीर्घवृत्त और परवलय, ठीक है। ओनली सरल रेखा और वर्त के ही क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम होगी उसमें आएंगे। तो जैसे आपने मान लो एक्सरसाइज में किस प्रकार से देगा आपको कि कोई भी आपको वक्र दे दे, ठीक है। जैसे मैंने वक्र क्या मान लिया, कोई भी वक्र दे दिया, y बराबर fx दे दिया। उसको मैं एक जैसे ले लेती हूँ, इधर y एक्सिस हो गया, इधर x एक्सिस हो गया। तो इस वक्र को y बराबर fx को मैं इस निर्देशीय अक्ष में ड्रॉ करूँ। जैसे ये वक्र हो गया आपके पास, वक्र y बराबर क्या हो गया, fx देगा। और इसमें क्या देगा, जैसे ये कहाँ से इसका कोटि भी देगा कि ये इसका जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के हिसाब से देगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x बराबर a, x के सापेक्ष है। x बराबर a से तो शुरू हो रहा है और x बराबर b तक ये ख़त्म हो रहा है। तो इसके वक्र और जो x एक्सिस से पूछ लेगा कि जो परिबद्ध क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए आप लोग। तो जैसे मान लिया मैंने x बराबर a तो यहाँ पर है, x बराबर b यहाँ है, और वक्र हो गया y बराबर fx। तो इससे परिबद्ध क्षेत्रफल यही तो आएगा, इससे परिबद्ध क्षेत्रफल ये आ जाएगा। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि यहाँ जैसे मैं इसको इस प्रकार से बनेगा, जैसे ये तो आपका हो गया, जैसे मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ, हाँ ये तो आपका हो गया वक्र, ठीक है। ये x बराबर a और x बराबर b, x। तो परिबद्ध क्षेत्रफल, आपको परिबद्ध क्षेत्रफल ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी ऐसे मैंने ये जो परिबद्ध क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। अगर मैं यहाँ का कोई छोटा सा पार्ट ले लूँ, बिल्कुल छोटा सा, जैसे पॉइंट की नोक टकती है इतनी, जैसे मैं यहाँ तो बड़े से दर्शा रही हूँ लेकिन ये बहुत ही छोटा है, ये एक्स है ना, ये बहुत ही छोटा है। तो ये लगभग आपके पास बनेगा एक आयत जैसी आकृति बनेगी। और आयत का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई आयत जैसी आकृति बनेगी। बहुत छोटा हिस्सा ले लेती हूँ मैं। तो ये आपके पास क्या थी, एक्स एक्सिस थी, और एक्स एक्सिस में मैंने बहुत ही छोटा हिस्सा लिया है तो उसको मैं किससे शो कर देती हूँ, डी एक्स, यानी एक्स एक्सिस का बहुत ही छोटा पार्ट, नगण्य के बराबर। और ये वाली आपकी क्या, वाई एक्सिस, पूरा लंबा पार्ट है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी आपके वाई। तो ये आयत में आपकी जो इधर ये तो आ गई डी एक्स और ये आ गई वाई। तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी क्या हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स। अपन ने इस पूरे एरिया का बिल्कुल छोटा हिस्सा लिया था। पूरा एरिया लगाने के लिए मैं क्या लगा रही हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन। पूरा एरिया के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा रही हूँ, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था आपका, आपको पॉइंट दे रखी थी, यानी कोटि दे रखी थी, वो क्या थी, x बराबर a से लेकर x बराबर b। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पर dx दे रखा है तो यहाँ लिमिट किसकी आएंगी, x एक्सिस की लिमिट आएंगी। अगर यहाँ पर dy दे दे, आपको यूँ दे दे x इंटू डी वाई, तो लिमिट किसकी आएंगी आपके पास, y की लिमिट आएंगी। बस ये ध्यान रख लेना, इसको देख लेना कि यदि x एक्सिस dx दिया है, dx दिया है तो लिमिट आपके पास आएंगी x की लिमिट, और dy दिया है तो यहाँ पर लिमिट आएंगी y की लिमिट आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको कोई भी वक्र दे देगा, रेखा दे देगा, प्रवलय दे देगा, दीर्घवृत्त दे देगा, वर्त दे देगा, तो उसका क्षेत्रफल इस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे। तो ये तो आपको एक दे दिया x एक्सिस के सापेक्ष। इसी प्रकार से जैसे दे दे आपको y एक्सिस के सापेक्ष दे दे, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई। ये जैसे कोई परवलय दे दिया, वक्र दे दिया, क्या दे दिया, y बराबर fx, और ये बोल रहा है कि ये वाई एक्सिस के सापेक्ष बन रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस के सापेक्ष बन रहा है तो वही मैंने इसकी कोटियाँ, जैसे वाई बराबर ए ले ली, और वाई बराबर क्या ले ली, कोटियाँ बी ले ली। तो अपन को इससे परिबद्ध क्षेत्रफल, अब ये क्षेत्र इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ना, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, और ये बी दे रखा है वाई बराबर, और ये वाई बराबर ए दे रखा है। तो इससे जो परिबद्ध क्षेत्रफल जैसे ये है, ये
ये वाला आपको ज्ञात करना है। तो इन पूरे को ज्ञात करने के लिए मैं क्या ले लेती हूँ, इसका मैं बहुत ही छोटा हिस्सा, नगण्य के बराबर ये छोटा हिस्सा दूसरे कलर से जैसे छोटा हिस्सा ले लेती हूँ, ये वाला ले लिया। ठीक है, इसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये अपन देखो ये पूरा y था और इसका बहुत ही छोटा हिस्सा ले लेते हैं, तो ये तो कितना हो जाएगा dy, और ये x अक्ष के सापेक्ष और बहुत ही लंबा है, तो ये क्या हो जाएगा x, आयत बन गया। आयत के लिए आप लोग जानते हो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी x इंटू डी वाई। यहाँ पर डी वाई आ रहा है, तो यहाँ पर लिमिट किसकी आएंगी, y की आएंगी, और y की लिमिट क्या दे रखी है, a से लेकर b तक। तो इस प्रकार से अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। जैसे आपको वक्र किस टाइप का दे दे, जैसे इस टाइप का वक्र दे दे आपको, है ना, कोई रेखा दे दे आपको, ये एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, जैसे ये कोई रेखा दे दी आपको। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इससे परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये वाला ज्ञात कीजिए। तो इसको, और एक चीज़ ध्यान रखना कि क्षेत्रफल में आप हमेशा ही मॉडुलस लेके चलना, कि हो सकता है कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो वो हमेशा पॉजिटिव बनानी है, क्योंकि आप लोग जानते हो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग इकाई में आता है। वर्ग इकाई में आने का मतलब क्या है, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। तो आप हर क्वेश्चन में इसमें मोड ले सकते हो, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आप पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे आपके पास इस प्रकार से बनाना, ये वाई एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस, तो इस प्रकार से, और आपको ये क्षेत्रफल परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे मैंने इसकी कोटियाँ मान ली, यहाँ पर कोटियाँ मान ली, ये तो x बराबर a हो गया, ये x बराबर b हो गया। ठीक है, और ये जो जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट c हो गया, तो इसका क्षेत्रफल अलग अलग। तो एक बार तो इस वक्र यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात कर लेंगे क्षेत्रफल, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो सेम उसी प्रकार से इसके बहुत सारे भागों में डिवाइड करेंगे ऐसे, और इसका एक बहुत ही छोटा पार्ट ले लेंगे। जैसे बहुत ही छोटा पार्ट है, इससे ले लेते, ये ले लिया बहुत ही छोटा पार्ट, इसमें ये तो क्या हो जाएगा आपके पास बहुत छोटा है, तो dx, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा y, फिर उसमें ये भी ऐड हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा y इंटू डी एक्स प्लस मॉडुलस ले लो, पता नहीं नेगेटिव वैल्यू आ जाए, और ये कितना हो जाएगा लिमिट c से लेकर आपका b तक, और क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स। ठीक, तो इस प्रकार से इस वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कई बार आपके पास सममित आकृतियाँ बन जाती हैं, तो आप सब पार्ट्स का, जरूरी नहीं कि इसमें ये सममित आकृति थी, अगर सममित हो तो जरूरी नहीं कि आप सभी पार्ट्स का अलग अलग ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, बस एक पार्ट का ज्ञात कर दीजिए, और उनको जितने पार्ट्स आ रहे हैं उनसे उनको मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आपके पास साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ ये इस प्रकार से बनता है। ठीक, और ये बोल दे कि 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तो यही हुआ है ना, 0 से लेकर पाई तक आपका क्या ज्ञात करो, 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक, तो 0 से लेकर 2 पाई तक यहाँ तक ही तो होगा। जैसे ये 0 हो गया, यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, या पाई, या 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो आप इन दोनों पार्ट्स का अलग अलग ज्ञात न करके सिर्फ 0 से लेकर यहाँ पाई तक ही ज्ञात कर लो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 2 पाई तक हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि ये सममित भाग है, तो सारों का ज्ञात न करके बस एक भाग का ज्ञात कर दीजिए। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में, ईजिली समझ में आ जाएगा। अब मैं इसमें कुछ आपको डायग्राम या वक्र बता रही हूँ, वो आपको लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे कि आपको कोई भी वक्र दे दे तो उसका ग्राफ किस प्रकार से बनाओगे, आपको ध्यान रहेगा तो इजीली, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इजीली ग्राफ से उसको आप कर सकते हो। वैसे तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको, फिर भी आप एक बार देख लेना कि जो आकृतियाँ होती हैं वो किस प्रकार से बनती हैं। जैसे आपको कोई सरल रेखा दे दे, 11वीं क्लास में थी आपकी, 11वीं क्लास में 12 का चैप्टर था, उसमें आपकी सरल रेखाएं थी। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है आपको पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, ये सरल रेखा दे दी, क्या दे दी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये सरल रेखा दे दी। तो इसको ग्राफ, इसका वक्र बनाना है, तो किस प्रकार से बनाओगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप लोगों के पास कोई पॉइंट नहीं है, तो x की वैल्यू या y की वैल्यू किस प्रकार से, एक बार तो x बराबर 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y बराबर 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। यदि x बराबर 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -c/b, और y बराबर 0 पुट कर रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -c/a। इसको ग्राफ पर ड्रॉ कर दो इस प्रकार से। ये जैसे मूल बिंदु हो गया, ये एक्सिस हो गई, और आपकी ये वाई एक्सिस हो गई। आपको पता माइनस, एक्स में माइनस वाली वैल्यू किधर होती है, इधर, और वाई में माइनस वाली वैल्यू इधर होती है। ठीक है, तो किस प्रकार से आ जाएगा आपका, ये मैंने गलत बना दिया है, यहाँ पर सही कर लेना, क्योंकि ये इस प्रकार से बनेगा, वाई की वैल्यू -c/b, जैसे यहाँ पर मान लो -c/b।
ठीक है। एक्स की वैल्यू -c/a सपोज करो यहाँ पर बन गई, तो ये ग्राफ आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अगर दोनों ही धनात्मक होते, जैसे x बराबर भी c/a होता, y बराबर c/b भी होती, तो ये इस प्रकार से बनता। जैसे x धनात्मक और y ऋणात्मक होता तो किस प्रकार से बनता, इस प्रकार से। और x ऋणात्मक और y धनात्मक होता तो ये इस प्रकार से बनता, ठीक है, सरल रेखा का समीकरण। इसी प्रकार से बोलते कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, आप लोग ध्यान रखोगे, वो होता है y बराबर mx, और इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है। क्यों? क्योंकि ये मूल बिंदु से गुजर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि y बराबर आपको क्या दे दे, -x दे दे, और बोल दे कि मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, वो तो क्या था आपके पास, y बराबर mx या y बराबर fx, मूल बिंदु से दोनों धनात्मक थे, जबकि यहाँ पर x ऋणात्मक है, तो y बराबर -x का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। और यदि बोल दे कि y x के समानांतर और x बराबर 3 पर सरल रेखा बनाओ, तो y x के समानांतर रेखा तो इस प्रकार से होगी, और x बराबर 3 वाली ये दूरी ये हो गई, यानी इसके पॉइंट हो जाएंगे 3 और 0। y x के समांतर कोई भी रेखा है तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0, और x कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, x बराबर 3 दे रखा है। इसी प्रकार से बोल दे कि x x के समानांतर रेखा और y बराबर 2 पर, तो y बराबर 2 सपोज यहाँ होगा, और ये रेखा क्या है, x x के समानांतर है, x x के समानांतर रेखा है, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से आपको क्या दे दे, वर्त का समीकरण दे दे। आपको पता है कि वर्त का समीकरण किस प्रकार से होता है, x² + y² बराबर a0। अगर इसको केंद्रीय रूप में लिखें तो इस प्रकार से होता है x - 0 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केंद्र क्या दे रखा है आपको, 0 0 दे रखा है। यह क्या होता है, y - 0 का स्क्वायर बराबर a²। यहाँ पर केंद्र तो कितना हो गया आपका, 0 0, और त्रिज्या क्या हो गई आपकी, a हो गई, त्रिज्या a हो गई। तो अपन बना लेते हैं इसका ग्राफ, इस प्रकार से ही तो बनेगा, y एक्सिस होगी, x एक्सिस होगी, मूल केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, तो यहाँ से होगा, और त्रिज्या के दे रखी है आपको, a दे रखी है त्रिज्या। इसी प्रकार से आपके 2 दीर्घवृत्त बनेंगे और 4 परवलय बनेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में दीर्घवृत्त और परवलय हटा दिया है, इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी आप लोग कर लो ताकि आपका मतलब आगे समझ में आ जाए पूरी एक्सरसाइज। जैसे आपको दीर्घवृत्त दे दे, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1, ठीक। तो यहाँ पर यदि 2 प्रकार से बनता है, जब a ग्रेटर देन b हो तब तो अलग प्रकार से बनेगा, और a लेस देन b हो यानी b ग्रेटर देन a हो तब अलग प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर एक तो जैसे इस प्रकार से बनता है, मैं बता देती हूँ यहाँ पर इसमें सारे पॉइंट इस प्रकार से। जब मान लो पहला मैं ले रही हूँ x x के सापेक्ष, तो x x के सापेक्ष ये दीर्घवृत्त बन गया, ठीक है। ये होगी आपकी x एक्सिस हो गई, और ये आपकी y एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्या होती है, नाभियाँ होती हैं, किसकी, दीर्घवृत्त की। जैसे इसको मैंने S से डिनोट कर दिया, इसको S डैश से डिनोट कर दिया, और यहाँ पर ये मान लो इसके पॉइंट, ये मान लो मैं ये पॉइंट मान ली हूँ a और 0, और ये पॉइंट मान लिया मैंने -a 0। नाभियाँ क्या होती हैं दीर्घवृत्त की, एक तो a + -ae होती है, तो ये तो -ae 0 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएंगी, +ae 0। ये नाभियाँ होती है, ये पॉइंट क्या हो गया, 0 और b, और ये पॉइंट क्या हो गया, 0 - b। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से दूसरा जो दीर्घवृत्त बनेगा वो किसके सापेक्ष बनेगा, आपका y एक्सिस के सापेक्ष बनेगा। तो वही मूल बिंदु हो जाएगा, नाभियाँ हो जाएंगी 0 और +-b, ऊपर वाली तो +b हो जाएगी, नीचे वाली -b, और ये चारों पॉइंट हैं। इसी प्रकार से क्या बनेंगे, आपके 4 परवलय बनेंगे, है ना। एक तो दो तो x के सापेक्ष बनेंगे, और 2 क्या बनेंगे, y एक्सिस के सापेक्ष। बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आई कि परवलय किस किस के सापेक्ष यानी किस साइड बनेगा, तो बस एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर आपकी चर की घात सिंगल हो, चर की घात क्या हो, 1 हो, चर की घात 1 हो, परवलय उसी साइड बनेगा। जैसे आपको पहला परवलय क्या दे रखा है, y² बराबर दे रखा है 4ax। यहाँ पर y की घात तो क्या दे रखी है, 2, लेकिन x की घात कितनी दे रखी है, 1। तो परवलय किसकी साइड बनेगा, x के सापेक्ष बनेगा। क्या दे रखा था, परवलय दे रखा था y² बराबर 4ax। यहाँ पर y की घात तो 2 दे रखी है, और x की घात कितनी दे रखी है, 1। तो परवलय किसकी साइड बनेगा,
एक्स की साइड बनेगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना अगर आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। तो ये यहाँ पर परवलय की क्या होती है, नियता होती है, और यहाँ पर परवलय की क्या होती है, नाभि, जो किससे डिनोट करते हैं, ए और 0 से डिनोट करते हैं। और नाभि से जो रेखा गुजरती है उसको अपन क्या बोल देंगे, नाभि लंब। इसको PQ से डिनोट कर देती हूँ। बस ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। इसी प्रकार से परवलय क्या आ जाए आपके पास, x² बराबर 4ay। देखो यहाँ पर x की घात तो 2 दे रखी है, y की घात 1 दे रखी है, तो परवलय कैसे कहाँ पर बनेगा, y की साइड बनेगा परवलय, ठीक। तो y की साइड बना दिया और वही नाभि आ गई और नियता। यदि x² बराबर कितना दे रखा, -4ay, माइनस दे रखा है और y की घात 1 दे रखी है, तो परवलय बनेगा तो y के सापेक्ष, लेकिन कौन सी दिशा में बनेगा, ऋणात्मक दिशा में बनेगा। इसी प्रकार से यदि y² बराबर क्या दे दे, -4ax, x की घात सिंगल दे रखी है, यानी बनेगा तो x की साइड, लेकिन x की ऋणात्मक दिशा में बनेगा। और देख लेते हैं 2 और परवलय, जैसे y बराबर क्या दे रखा है आपको, मोड ऑफ x दे रखा है, मोड ऑफ x दे रखा है। तो आपको पता है अगर मैं मोड को खोलूँगी तो आपके पास इसकी 2 वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी x और एक वैल्यू क्या आएगी, -x। x तो कब आएगी, जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी है, और -x कब आएगी, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, y बराबर x, एक सरल रेखा ही हो गई, y बराबर x, ये y बराबर इधर -x हो जाएगा, इधर y बराबर क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लोगरिथम, जैसे y बराबर क्या दे दे, log ex दे दिया। तो यहाँ से देखो x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यदि मैं x बराबर क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, आपको पता है 1 और 0 तो यहाँ से का आएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, 1 और 0, लो का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। यदि y बराबर आपको क्या दे दे, e की पावर x दे दे, तो यहाँ से भी y और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर x बराबर 0 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे 1-2 बार देख लेना, ग्राफ को समझ में आ जाएगा। तो 0 1 यहाँ से होता है, तो y बराबर e की पावर x का ग्राफ ऐसे बनेगा, और y बराबर e की पावर -x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्यों, क्योंकि यदि मैं x बराबर 0 रखूँगी तो y बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे इसको, आपको क्वेश्चन से पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। मैं इसमें लगभग क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे, है ना। 11.1 अगर अच्छे से समझ में आ जाएगी तो 11.2 आपको इजीली आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। देखना, समझना, ध्यान से समझना, और वक्र किस प्रकार से बनते हैं, हाँ, उसका देखना। जैसे आपको क्या दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि परवलय दे रखा है y² बराबर 4ax दे रखा है, तथा बोल रहा है कि उसके नाभि लंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना यहाँ पर परवलय क्या दे रखा है आपको, परवलय y² बराबर कितना दे रखा है, 4ax दे रखा है। तो ये मान लो आपके पास y एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई, x एक्सिस हो गई। ड्रॉ कर लेते हैं, ये मूल बिंदु 0 हो गया, ये एक्सेस हो गई। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखोगी कि परवलय कौन सी साइड बनेगा। यहाँ पर y की घात तो कितनी दे रखी है, 2, और x की घात दे रखी है आपको 1 दे रखी है। तो आपको पता चल गया होगा कि परवलय कौन सी साइड बनता है, जहाँ जिस चर की घात 1 दे रखी है उस साइड बनता है। यहाँ पर x की घात क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो परवलय को किसकी साइड बनेगा, x की साइड बनेगा। तो ये लो, यहाँ परवलय मैंने बना दिया x की साइड, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होती है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, वो तो क्या होती है, परवलय की नाभि होती है, और नाभि से जो रेखा गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, परवलय का नाभि लंब। इसको मैं लिख देती हूँ, जैसे ये पॉइंट हो गया, मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, और इसको मैंने C मान लिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसके नाभि लंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो नाभि लंब से परिबद्ध क्षेत्रफल तो कौन सा हुआ, ये वाला हो गया ना, है ना। तो नाभि लंब से परिबद्ध क्षेत्रफल ये वाला हो गया। तो इससे परिबद्ध क्षेत्र ज्ञात करना है। अब आपको देख रहा होगा कि ये OB से ऊपर वाली रेखा और OB से नीचे वाली रेखा, दोनों जो एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपको क्या लग रहा होगा, सममित एरिया लग रहा होगा। और यहाँ पर मैं सममित एरिया है तो दोनों भागों का क्षेत्रफल ना ज्ञात करके एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ और उसको 2 से गुणा कर दूँ। तो अपन दोनों भागों का अलग अलग क्षेत्रफल ना ज्ञात करके एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ और उसको मैं 2 से गुणा कर दूँ, ठीक है। तो अपन इस प्रकार से बनाया, ये था अपना परवलय, ये नाभि लंब थी, तो दोनों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। जैसे मैं इसको इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, इसको मैं नाम दे दूँ O दे दूँ, इसको A दे दूँ, इसको B दे दूँ, इसको C दे दूँ, ठीक है। तो
यहाँ पर अगर ये बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो रही है तो मैं सिर्फ क्या ले रही हूँ, ये एरिया ले रही हूँ। इसका ज्ञात करके बस इसको मैं क्या कर लूँ, 2 से गुणा कर दूंगी तो पूरे का आ जाएगा ना। जैसे ओ ए बी ओ, इसका क्षेत्रफल, ये एरिया का साइन हो गया एरिया। इसको मैं ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करके अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो पूरे नाभिलम से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका बहुत ही छोटा हिस्सा ले लेती हूँ, सेम जैसे मैंने पहले बताया था बेसिक में, बहुत ही छोटा हिस्सा ले लेती हूँ। ठीक है, बहुत ही छोटा हिस्सा लेने पर ये आपके पास क्या बनेगा, आयत। ये एक्स एक्सिस है और इसका मैं बहुत छोटा पार्ट ले रही हूँ तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्सिस। और इधर ये कितनी हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी उसके सापेक्ष। तो क्षेत्रफल क्या होगा, वाई इंटू डी एक्स। और पूरे का ज्ञात करने के लिए क्या लगा दूँ मैं, समाकलन का साइन। अब देखोगे कि अगर यहाँ पर डी एक्स आ रहा है तो लिमिट भी किसकी आएंगी, एक्स की लिमिट आएंगी। तो एक्स की लिमिट आएंगी तो यहाँ से देखो ये तो कितना होगा, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0। और ये क्या था यहाँ पर, ये क्या थी, बी क्या थी, नाभि थी परवलय की। और परवलय की नाभि क्या होती है, ए और 0 होती है। परवलय की नाभि होती है ए और 0। ठीक है, परवलय की नाभि होती है ए और 0। इससे पता चल जाएगा कि परवलय की नाभि क्या है, ए 0 होती है। ध्यान में रखना है आपको, परवलय की नाभि ए और 0 होती है। तो यहाँ से लेकर एक्स की लिमिट कितनी आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स की लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर ए तक आ जाएगी। अब आपको रखना है कि परवलय के समीकरण से y की वैल्यू, परवलय के समीकरण से आप y की वैल्यू इजीली रख सकते हो क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर क्या था, 4ax। तो उससे y बराबर कितना हो जाएगा, √4ax इंटू डी एक्स। बस इसका समाकलन ज्ञात कर लो, √4a को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और √x का समाकलन आप लोग जानते हो। तो किस प्रकार से मैंने इसको ले लिया, √4a को तो मैंने बाहर ले लिया और समाकलन 0 से लेकर a तक, अंदर कितना बच गया है, √x इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2√a। 0 से a, √x को मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। इसका समाकलन आप लोग जानते हो, x की पावर n से कर दोगे तो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन x की पावर n+1। तो x की पावर 1/2 +1 अपॉन 1/2 +1 और लिमिट हो जाएगी 0 से a। ये कितना बन जाएगा, 3/2, 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4√a अपॉन 3। और ये क्या हो जाएगा, a की पावर हो जाएगी 3/2, a की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, और एक 2 से और गुणा करना था ना, 2 से गुणा करना था, 2 से चल रहा था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8√a अपॉन 3 और अंदर हो जाएगा a की पावर 3/2। और a की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो, a√2 लिख सकते हो। या फिर अगर नहीं करो तो a की पावर 3/2 ये है, a की पावर 1/2 ये है, तो a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, a की पावर 4/2 यानी a²। तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8/3 इंटू a² वर्ग इकाई आ जाएगा, है ना। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक, यहाँ मॉडुलस ले सकते हो आप, लेने को यहाँ पर मॉडुलस ले सकते हो ताकि अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू बन रही है तो वो डायरेक्ट पॉजिटिव हो जाए। हमेशा मॉडुलस लगा देना वरना आपका आंसर अलग आएगा। आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है आपको वर्त दे रखा है। वर्त का समीकरण किस प्रकार से दे रखा है आपको, x² + ay² बराबर 4 दे रखा है। बोल रहा है की आकृति बनाकर इसमें y एक्सिस तथा x बराबर 1 के मध्य का क्षेत्रफल, y एक्सिस लेनी है तथा x बराबर 1 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पर वर्त दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, x² + y² बराबर 4 दे रखा है। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। अब इसको केंद्रीय रूप में लिखूँ तो मैं देखोगी क्या आएगा, x - 0 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, y - 0 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और बराबर क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर। यहाँ से केंद्र देखोगे तो केंद्र तो कितना आ जाएगा, 0 0, और त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी 2। तो वही ड्रॉ कर लेते हैं, केंद्र 0 0 है और त्रिज्या कितनी है, 2 दे रखी है। तो ये केंद्र तो 0 0 हो गए, यहाँ पर त्रिज्या 2, इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2, इस साइड भी 2। तो यहाँ लिख लेती हूँ, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 और 0। क्यों, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू ये त्रिज्या ही तो है, यहाँ तक वैल्यू x की वैल्यू तो 2 हो जाएगी और x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है कि y एक्सिस ही हो गई, y एक्सिस हो गई तथा x बराबर 1 के मध्य, x बराबर 2 तो ये था, तो x बराबर 1 कहाँ हो जाएगा, लगभग यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी होगी, x बराबर 1 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कौन सा इन सभी से घिरा हुआ क्षेत्रफल, आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला।
ये वाला, अब ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों सममित भाग ही तो हैं, तो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल न ज्ञात करके बस इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए और उसको 2 से गुणा कर दोगे तो पूरा आपका एरिया आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला पॉइंट कितना था आपका 0, ये पॉइंट कितना था 1 और ये पॉइंट 2, ये तो लेना ही नहीं है, बस परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बस ये क्षेत्रफल ज्ञात करना और इसको 2 से गुणा कर दोगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा आपका है। तो इस प्रकार से आपका बन गया। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसका थोड़ा सा पार्ट लेते थे, इस प्रकार से ही तो बना, ये 0 हो गया, ये x बराबर 1 हो गया, ये x बराबर 1 हो गया। मैं इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाह रही हूँ, तो इसमें से बहुत ही छोटा हिस्सा ले लेती हूँ मैं, इसमें बहुत ही छोटा, जैसे मैंने ये हिस्सा ले लिया, ठीक, बहुत ही छोटा हिस्सा ले लिया, बहुत ही छोटा है तो इसको तो क्या लिख दूंगी dx, और ये कितना आ जाएगा y, क्षेत्रफल कितना होगा y इंटू dx। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, इसको 2 से तो गुणा करना है, सममित भाग है, अगर एक का भाग या क्षेत्रफल ज्ञात करूँगी दूसरे का आ जाएगा, इसको मैंने किससे गुणा कर दिया 2 से, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, लिमिट हो जाएगी आपकी 0, ये 0 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी थी 1, और यहाँ से y का मान किससे लिखोगे, y का मान लिखोगे आप वर्त के सूत्र से, और वर्त के सूत्र से y का मान निकालोगे तो y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे y बराबर कितना आ जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। y की वैल्यू रख दो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो मैंने y की वैल्यू रख दी, लिमिट ट्वाइस ऑफ लिमिट हो गई 0 से 1 और अंदर हो गया √4 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप एक फॉर्मूला जानते हो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a। बस वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ, तो हो गया x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, और लिमिट होगी 0 से 1, लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 हो गया, इधर 1/2, 1 रखोगे तो 1/2 √4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 0 रखोगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब आप लोग जानते हो, इसको सरल करोगे तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स है, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है π/6 की, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा π/6, और यहाँ कितना बचेगा 2 इंटू 1/2 इंटू √3 प्लस 2 इंटू π/6, ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2 प्लस π/3, तब आपका आंसर आ जाएगा 2π/3 प्लस √3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको करना था। एक और देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखो वो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है y बराबर साइन x दे रखा है, ठीक, y बराबर साइन x दे रखा है और बोल रहा है कि x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करना है आपको, 0 से लेकर 2π तक ज्ञात करना है। तो y बराबर साइन x का ग्राफ तो आप लोग जानते हो, इधर से स्टार्ट होता है और ये कहाँ हो गया 0 से लेकर 2π, ये 0, और जो यहाँ बनेगा ये कितना हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा 3π/2, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 2π। अब बोल रहा है कि x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल और 0 से लेकर 2π तक ज्ञात करना है, तो ये वाला एरिया ज्ञात करना है आपको, और कौन सा, ये वाला एरिया ज्ञात करना है। दोनों ही आपको क्या दिख रहे हैं, सममित भाग दिख रहे हैं, सममित भाग दिख रहे हैं, तो 0 से लेकर पाई तक क्षेत्रफल निकाल दो, उसको 2 से गुणा कर दोगे तो 2π तक हो जाएगा। तो इसका बहुत ही छोटा हिस्सा लूँगी, सेम जैसे अपन चलते हैं वैसे ही लेंगे, इसका बहुत ही छोटा हिस्सा मैंने ये ले लिया, ये तो हो गया dx, और ये कितना होगा y, तो क्षेत्रफल हो जाएगा y इंटू dx। समाकलन पूरे का ज्ञात करने के लिए कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करूँ, 0 से पाई। अब नीचे वाला देखो नेगेटिव बनेगा, तो मैं मॉडुलस लेके चल रही हूँ ताकि कोई वैल्यू नेगेटिव ना आए, सभी क्षेत्रफल में आप मॉडुलस लेके चलना ताकि कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं। ये तो ओनली इस हिस्से का हुआ है, नीचे का करने के लिए इसको मैं क्या करूँगी 2 से गुणा करूँगी, और y की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर साइन x, ठीक है, तो 2 इंटू आपका साइन एक्स रखोगे तो साइन एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा आपके पास माइनस कोस एक्स, और लिमिट कितनी होगी 0 से पाई, तो 2 मॉडुलस चल रहा है कोस पाई माइनस कोस 0, देखो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव बनेगी -2, अगर आप मोड ना लेते तो आपका कितना आता -4, जबकि क्षेत्रफल तो माइनस में होता ही नहीं, तो -2 बनेगी, तो मैंने मॉडुलस लिया था, तो यहाँ पर वैल्यू आपका आंसर कितना आ जाएगा, भार 2 चल रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा 4 वर्ग इकाई आ जाएगा।